और जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से और बाकी सब से हमारी जो हेडेक होती है उसके लिए भी एक ट्रिक है गाइस। मतलब हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आसानी से निकल सकते हैं उस लॉ या उस फॉर्मूले के मदद से। उसका नाम है लूप फॉर्मूला। ये बहुत ही चमत्कार है, एक जैसा एक चमत्कार है। मतलब अगर अपोजिट साइड हो तो नेगेटिव लगा दो, अगर सेम साइड हो तो पॉजिटिव लगा दो। ये क्या है? मतलब हम यहाँ पर A1 को एक पॉइंट लेके समझते हैं, वहाँ से चलना शुरू करते हैं बी वेक्टर की तरफ। अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर सेम साइड में, मतलब उनको पॉजिटिव से ज्वाइन कर दो। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। फाइंड डी वेक्टर। डी वेक्टर निकालना हो तो डी वेक्टर को यहाँ से वहाँ कर दो और निगेटिव से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो डी वेक्टर आ जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट हम चेंज कर लेंगे। आप बोलेंगे क्यों वहाँ पर है, क्यों दूसरी तरफ भी ले लो पॉइंट, तब आंसर सेम ही आएगा। मैं 2 पॉइंट से चलना शुरू करते हो अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और वहाँ से हम अगर बी वेक्टर निकाले मतलब डी वेक्टर निकाले तब भी सेम ही आंसर आएगा। और वहाँ पर दो ही चीज़ ध्यान में रखने, जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं अगर ऑपोजिट साइड में चले तो नेगेटिव लगा दो, अगर सेम साइड में चले तो पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, समझ में आया? मज़ा आया? तो आगे बढ़ते चलो। तो ये एक PYQ यहाँ पर लिखना भूल गया है मैं। द रेगुलर हेक्सागन ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ए डी वेक्टर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका डायग्राम हमने निकाल लिया है। और वेक्टर से एक और ख़ास बात कि हम वेक्टर को कहाँ से भी कहाँ मूव कर सकते हैं, आज़ाद होता है। ठीक है गाइस, तो अगर हम ए वेक्टर को सी डी वेक्टर की जगह रख दें क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है तो कुछ बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर हम एक देख सकते हैं, जैसे ही हमने ए वेक्टर को सी डी वेक्टर की जगह रख दिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और वहाँ पर एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग रहा है जो ए डी से इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर एक हम इक्वेशन बना लेंगे। वैसे ही हम ए बी वेक्टर को ई डी वेक्टर की जगह प्लेस कर देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है उस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के दूसरा भी निकाल लेंगे। और उन दोनों इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दिया है उस इक्वेशन का कंपेयर कर लेंगे तो ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी 3AD बन जाएगा और के की वैल्यू 3 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लूप लॉ से भी हम इनको इसके आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से। दोनों मेथड से अप्लाई होता है। इफ़ द वेक्टर AJE मेंस 2012 का क्वेश्चन है और बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है और स्पेशल रिजल्टेंट्स की मदद से हम इनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमने वो 2 स्पेशल रिजल्टेंट देखे थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ द वेक्टर AB इज इक्वल टू 3a कैप प्लस 4k कैप एंड AC इज इक्वल टू 5a कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A इज। मतलब ये डायग्राम निकल। मीडियम मतलब क्या, वो जो दो वेक्टर के जो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से जो पास होती है, मतलब बीचों बीच जाते हैं उस उनके मतलब जो पॉइंट बन जाते हैं उसके से निकलती है और जो बेस से जाकर टकराती है उसको मीडियन कहते हैं। और ए हम है यहाँ पर मीडियन है। और वो कैसे निकाले, हमने एक स्पेशल रिजल्टेंट देखा था। देखिए स्पेशल रिजल्ट लिखा हुआ है और इससे 2012 जी में 2012 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। मतलब क्या करना है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर अपॉन 2 कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, 2012 क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगा उसको सॉल्व करने में। और चलिए अगली कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो आपको समझ तो आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ये मैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे या भी नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। आप अपने सजेशन कमेंट में लिख देना कि मैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल पर और क्या भी डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपकी जो सलाह है वो मेरे बहुत काम आने वाली है। आप कमेंट में बता दीजिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, मुझको क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब अगर हम
देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है और अल्फा और बीटा उनको रिजल्टेंट वेक्टर ने उनको बाइसेक्ट कर दिया, पर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। अल्फा और बीटा कब इक्वल होंगे उसका केस 2 हमें नीचे दिया है। अगर दो जो वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर हो जाएंगे और उन बीच में से जो पास होने वाला है वो v1 वेक्टर वो उस दोनों यूनिट वेक्टर का सम हो जाएगा, तब वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ है। मतलब v1 वेक्टर बाइसेक्ट द देम इक्वली, मतलब अल्फा एंड बीटा को वो बाइसेक्ट इक्वली कर देगा अगर जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो यूनिट वेक्टर हो जाए तो। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जो वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना ही पड़ता है। इसे चलते ये समझते एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मदद से, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से। देखिए एक क्वेश्चन देगा, फाइंड द वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल ए एंड बी, मतलब बाइसेक्ट द एंगल ए को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो v1 वेक्टर वो वहाँ पर एक केस 2 लगा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो v1 वेक्टर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वो दोनों को यूनिट वेक्टर बना दो और उनको ऐड कर दो। खल्लास विषय, संपला विषय। मुझको मराठी में आते, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है, तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू ए से वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देन इनको दोनों को ऐड कर देने के बाद v1 वेक्टर आ जाएगा। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग देम। यूनिट वेक्टर क्या है, वही जो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ऊपर का जो आंसर है उसके आंसर को अगर हमने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, मैग्नीट्यूड क्या होता है फिर से बता देता हूँ, जो वेक्टर है उसका आई कब जे कब और के कब कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लो तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्वेश्चन। इसमें से पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे और बहुत चिंदी क्वेश्चन, मतलब आसान बहुत ही आसान, जो खूब सोपे क्वेश्चन विचारले जात आहेत। इंटरनल डिवीजन मतलब क्या, अंदर के अंदर ही डिवीजन होता है। देखिए पी वेक्टर जो है ए पी वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम एस टू एन एक स्केलर है, मतलब वो 2:1 4:2 में ऐसे ही डिवाइड कर रहा है। उनको एम और एन को स्केलर कहते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, अगर हमें फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, क्या है, निकालने के लिए बनाया गया है, ये पता चल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो बता देते हो सेक्शन फॉर्मूला है वो जो पी वेक्टर जो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है एम रेशियो में, उसके वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट मतलब आई कब जे कब और के कैप पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बना है। और ए और बी एक पोजीशन वेक्टर है, तो कौन सा, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे होंगे तो ओरिजिन हमने माना है, और पे वेक्टर भी उस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और पे वेक्टर निकालने के लिए एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये कैसे याद रखेंगे, तो एम को उसके जो क्रॉस कर दो एक दोनों को, मतलब एम इंटू बी कर दो और एन इंटू ए कर दो, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो और एम प्लस एन से डिवाइड कर दो, सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम प्लस एन कर दो तो पे वेक्टर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और दिस फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब अंदर को तो डिवाइड कर दिया अंदर जाके और बाहर जाकर भी डिवाइड कर दिया है पी। और पी वेक्टर के बाहर के पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाले जो इंटरनली के फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एम और एन सेम हो जाए मतलब इक्वल हो जाए तो इक्वली बाइसेक्ट कर देंगे तो वो जो पी है उनका मिड पॉइंट बन जाएगा। और ये बहुत ही स्पेशल, मतलब ये जो एम और एन इक्वल होने वाला है वो बहुत ही क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है, तो पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर एम और एन इक्वल है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो और अपॉन में 2 कर दो। कोसाइन फार्मूला, ये कोसाइन फार्मूला वेक्टर के सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। और वेक्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में देखिए ये पूछा जा रहा है तो देखिए कैसे निकाल सकते। ये क्वेश्चन फार्मूला बना के हुए है पहले लेवल के। अगर ट्रायंगल में हम किसी कौन सा भी अल्फ़ा बीटा यार कौन सा भी एंगल निकालना
तो कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमें देखिए पी एंगल पी निकालना है तो उसके एडजेसेंट जो साइड है उनका स्क्वायर करके सम ले लो और माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर उनमें से माइनस कर दो, और जो 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो देखिए कॉस पी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब उनके एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिए और माइनस क्या कर दिया उनका ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, और अपॉन 2 इंटू उनके एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम कौन से भी एंगल निकाल सकते। और नोट दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंगल ऑफ एनी ऑफ अ ट्रायंगल। हमें नोट से यह पता चल रहा है कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज होना है, इसलिए हमारा कन्फ्यूजन बहुत दूर होने जा रहा है, दूर हो जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी बहुत ही पूछा जा रहा है। तो देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो वहाँ पर कैप है वो बहुत ही जगह क्वेश्चन में दिया होता है कि छोटा सा दिया, ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको ए और बी में से एंगल निकालो, वो जो ए के बीच में कैप दे देगा और बी के बीच में कैप दे देगा और पूछेगा ये क्या है, मतलब ए और बी के बीच का वो एंगल पूछ रहा है, आपको समझ जाना। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया। तो एंगल निकालने के लिए एक कंडीशन है कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, मतलब हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए और टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। बाकी टीचर्स उसको बता दे कि ताल से ताल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ। आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ए और बी के बीच में एक कैप दे के और थीटा जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता, जैसे गेम में मनी अनलिमिटेड सब अनलिमिटेड हो जाता है ना, लाइफ अनलिमिटेड, वैसे वो लिमिटेड ही होता है क्योंकि हम रियल लाइफ में तो ए वेक्टर और बी ए वेक्टर और बी वेक्टर में से एंगल जो है वो जीरो से पाए मतलब कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉस सब पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। समझ में आया। देखिए अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अगर हम 98 डिग्री कर देंगे तो आंसर गलत होगा क्योंकि हेड से हेड मिला है नहीं और ताल से ताल मिला है नहीं। तो क्या कर देंगे, हमने पढ़ा था कि वेक्टर कहाँ से भी कहाँ मूव कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मूव कर देंगे और हेड से हेड मिलाएंगे या टेल से टेल मिलाएंगे, जो भी मिल रहा है उसको मिला देंगे और ए और बी में से एंगल 82 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन लग रहा है पर बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें बहुत काम आ जाती है। यार शायरी बन गई यार। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज द आंसर इज स्केलर। ये क्या है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब बीच में डॉट होता है, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्केलर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर भी बोल रहे होंगे वो दंगल मूवी जो डायलॉग है ना, हमारे चोरी के फिर से कम है के, वैसे वेक्टर बोल रहे हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हमारे पास डॉट और क्रॉस है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो स्केलर आता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा आता है, या नेगेटिव में आता है मतलब वो स्केलर आता है। वो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ऐसे हम निकाल सकते। और यहाँ पर क्या है, हियर कॉस थीटा इज इक्वल एंगल बिटवीन ए एंड बी। वैसे जो साइन मैंने वहाँ पर बॉक्स में लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो थीटा है वहाँ पर 0 से पाई के बीच में होता है। अगर क्वेश्चन में अगर हमें मानना है कि कहाँ से कहाँ सकता एंगल हो 0 से पाई तक एंगल होना चाहिए। तो देखिए आई एम प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन में कहा एक बीच में दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी के यूज़ करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो 10 15 मिनट वो उस क्वेश्चन पे हम दे बैठेंगे अगर हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगे तो देखिए आई एम पे प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब क्या है यार ये, मतलब ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टीज है।
मतलब ये ऑब्जर्व करके भी हम देख सकते हैं। अगर वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कॉस थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, मतलब एक्यूट होगा। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है? जब वो 90 डिग्री से कम होता है तब वो पॉजिटिव होता है, मतलब थीटा क्या होगा? एक्यूट होगा। ए इंटू बी इज इक्वल निगेटिव, मतलब थीटा 90 डिग्री से बड़ा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस होता है नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण जो एंगल है वो 90 डिग्री से मतलब पाई से बड़ा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ऑप्टोज हो जाएगा। और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है? 90 डिग्री पे, मतलब जो वो पॉइंट परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह क्वेश्चन में यूज होने वाला प्रॉपर्टी। अगर आप पूछेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला, आपने इतना रामायण तो बता दिया कैसे होता है, वैसा होता है डॉट प्रोडक्ट, उसका स्केलर आंसर आता है, मतलब निकालेंगे कैसे वो तो बताओ पहले। तो बता देता हूँ, ए इंटू बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप और के कैप की जो कोएफिशिएंट है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ जाएगा। आप पूछ रहे होंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप कहाँ गए, घूमने चले गए क्या? नहीं गए, वो घूमने नहीं गए। उसके वो प्रॉपर्टी है उसके नीचे ही रहेगी कि आई कैप इंटू आई कैप जे कैप इंटू जे कैप और के कैप इंटू के कैप, सॉरी के कैप इंटू के कैप वो वन होता है। आप पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि के कैप इंटू के कैप आपस में ही मतलब जेड एक्सेस 0 डिग्री एंगल ही बनाएगा और कॉस 0 1 होता है, इसलिए वो 1 होते हैं। और आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप इंटू के कैप इंटू आई कैप, मतलब एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ और जेड का एक्स के साथ अगर हम एंगल लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह से आई कैप जे कैप 1 कन्वर्ट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ उनके आई कैप और जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये कुछ नहीं है, मतलब हम ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, या ए माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। वैसे ही है, तो देखिए अगर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे या उसके ऊपर वेक्टर करके स्क्वायर लिखेंगे। इनका तीनों का ही मतलब होता है कि उनके ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना, ये याद रखेंगे। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये नथिंग बट गाइस की प्रॉपर्टी ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, जो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं 8 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी वेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एक्टिवेट होता है। जैसे गेम में यार कुछ में अगर हम स्केल एक्टिवेट कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब यहाँ पर जो ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब उनका बीच में से डॉट हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर हम उनको ओपन करके आंसर निकालना चाहिए तो यहाँ पर क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर जो इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए प्लस बी वेक्टर। ये अगर हम स्क्वायर में स्प्लिट करना चाहिए तो ऐसे स्प्लिट करेंगे तो जो आंसर है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। और उसके आइडेंटिटी उसके बॉक्स में नीचे ही लिखे, और ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर कर देंगे। मतलब ये अगेन हमारा 8 स्टैंडर्ड का या 9 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वैसे यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हम कर देंगे, मतलब सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम कर देंगे तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब
वही ए वेक्टर के ऊपर वेक्टर करके स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, वो बॉक्स में लिखा है। और ये जो ये अगेन ये चौथा भी है वो ए स्टैंडर्ड का ही फॉर्मूला है, उसको सिर्फ वेक्टर दिया गया है, मतलब वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन दे दिया गया है, उसके पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी था उसको डायरेक्शन दे दिया गया और उसको वेक्टर उसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया और फॉर्मूला बना दिया गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वहाँ पर सी स्क्वायर लगाना भूल गएगा इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको सिर्फ वेक्टर का साइन लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। इसी ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही कठिन, अगर हमें फॉर्मूला स्टैंडर्ड के अगर याद होंगे और उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वेक्टर का जनरेट कर सकते। ठीक है गाइस, समझ में आया, मज़ा आया, चलिए आगे बढ़ते। और एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b देन एक्स वेक्टर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वही a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, मतलब 9 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। समझ में आया? ये कुछ नहीं है यार, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद उनके ऊपर वेक्टर का मतलब वो एरो लगा दो, खत्म कहानी, सिंपल विषय।